लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की सभी 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन सीटों पर भी 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौर में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 59 सीटों पर मतदान 12 मई को होगा। छठे दौर के लिए नामांकन 23 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को होगी। 26 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। छठे चरण के लिए मतदान 12 मई को होगा। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। 12 मई को छठे चरण में 59 सीटों पर मतदान होना है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर, जबकि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने साल 2009 में गाजियाबाद से और साल 2014 में लखनऊ से चुनाव लड़ा था। राजनाथ वर्तमान में लखनऊ के सांसद हैं। उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल करने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद वे बीजेपी दफ्तर पहुंचे। पर्चा दाखिल करने के पहले राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और रोड शो भी किया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। नवविक्रम, राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लखनऊ की अगर बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र और खुद वो राजनाथ सिंह वहां से सांसद हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये सीट और जीत तो लगभग सुनिश्चित है, अंतर जो है वो बड़ा करने की कोशिश? लगता है नवविक्रम से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से बता दें कि राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लखनऊ से वर्तमान सांसद भी हैं, उन्होंने लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। नवविक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवविक्रम, राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। क्या कुछ रहा पूरा कार्यक्रम और लखनऊ जो सीट है अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये सीट? जी, सबसे पहले राजनाथ सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की नामांकन से पहले और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। फिर हजरतगंज होते हुए उनका जो रोड शो है वो पहुंचा कलेक्ट्रेट में बड़ा एक जनसैलाब कलेक्ट्रेट तक उनके साथ पहुंचा। बड़े जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय हो या फिर डिप्टी सीएम यहाँ के उत्तर प्रदेश के हों, इसके अलावा करीब बड़ी संख्या में जो बाकी दल हैं जैसे जेडीयू है और जो एनडीए के दूसरे सहयोगी दल हैं, उसके कार्यकर्ता भी अपने समर्थकों और नेताओं के साथ मौजूद थे। कई बड़े नेताओं का यहाँ पर लगातार आना जाना अब भी बाकी है, जबकि यहाँ से राजनाथ सिंह निकल चुके हैं। ये लखनऊ अपने आप में उत्तर प्रदेश में बेहद अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी के जो सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो लखनऊ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 1991 से लगातार ये सीट बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये सीट। नवविक्रम, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव और खेल जगत की कई हस्तियां मौजूद रहीं। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए विभिन्न दलों के प्रमुख प्रचारक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं।
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में रैली को संबोधित किया। यहां पे उन्होंने कांग्रेस और राज्य के सत्ताधारी बीजेडी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, कमी रही है तो उस पैसे से सही इस्तेमाल की। आप मुझे बताइए, 100 पैसे भेजने पर अगर आप सिर्फ 15-16 पैसे का ही काम होगा तो यहां विकास हो पाएगा? यहां विकास हो पाएगा? 100 पैसे में से 85 पैसे कोई दलाल अपनी तिजोरी में भर लेगा तो क्या यहां सड़कें बन पाएगी? पुल बन पाएंगे? अस्पताल बन पाएंगे? स्कूल बन पाएंगे? आजादी के इतने सालों तक ये भ्रष्टाचार चल रहा था। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। उन्होंने कर्नाटक में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सभी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं। हमने ये तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आने के बाद श्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। केरल के कोल्लम के पथनापुरम में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। I normally fight the election from Amethi in North India, but this time I chose to give a message to South India by fighting from Kerala, because I wanted to give a message that India is not just one perspective. India is just not one idea. India is millions and millions of different viewpoints, different perspectives, and all of those are important to us. Your history of tolerance, your history of understanding different cultures, your history of being connected to the rest of the world, not with a inferiority, but with an openness, not with fear, but with confidence. कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि पार्टी कर्नाटक में 28 में से 22 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने यह दावा किया है कि चुनाव के परिणाम आने पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और जेडीएस के बीच मतभेद चरम पर पहुंच जाएंगे। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की लहर है और विपक्षी खेमे के दिग्गज नेता चुनाव हार जाएंगे। मेरे साथ हैं कर्नाटका बीजेपी प्रेसिडेंट मिस्टर बीएस येदियुरप्पा। वेलकम टू राज्यसभा टीवी सर। The BJP says that it is going to win 22 seats in Karnataka. Where is that confidence stemming from? I have toured entire state, all the 28 Lok Sabha constituencies, 3 times from last 2 months. Under 1% minimum you are going to win 22 seats. There are, because 3 reasons. One, achievement of Modi's government, failure of this state government, and when we were in power, 5 years, our regime, the programs which we have given to farmers and Dalit. These are all things will be helpful to us to win the 22 Lok Sabha seats. And you may surprised to know that even Mallikarjuna Kharge may lose in Kalburgi. And also Kolar also Congress, 6 times MP, 2 times minister, is also going to lose. Is the BJP looking at government formation in Karnataka after the Lok Sabha polls? We have taken policy decision not to give any seat to the sitting MLAs, number 1. Number 2, it is too early to say anything. But if we win 22 seats, the difference of opinion in Congress and JDS, that will grow. And I think they themselves fight each other. But whereas workers, they are not happy with this present government.
because of a most corrupt government, this one. That's why people are not happy. They are not going to prefer JDS or Congress. Failure of this government, corrupt government, and very important achievement of our Modi's government. The entire world is appreciating his work. And number 3, when we were in power 5 years, we have been very good government. कर्नाटका से कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल खान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले नांदेड़ सीट पर भी 18 अप्रैल को मतदान होगा। इस क्षेत्र में जहां कांग्रेस के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। कांग्रेस का गढ़ समझे जाने वाली महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी बाजी पलटने की तैयारी में है। यहां से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान फिर से मैदान में हैं। नांदेड़ मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित है और ये उन 2 सीटों में से एक है जिस पर कांग्रेस ने 2014 में जीत हासिल की थी। तब इस राज्य की कुल 48 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस जीत सकी थी। हालांकि 1989 और 2004 में कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। मेरे लिए पहला चुनाव नहीं, मैं कई चुनाव लड़ चुका हूं, तो कोई भी चुनाव में हम आसानी से कोई चुनाव होता है ऐसी बात नहीं है। लड़ना पड़ता है, ये तो वैचारिक लड़ाई है। उसने पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव में उतरे हुए हैं। कोई हमें उसका ये नहीं है, डर नहीं है इस बार। 80,000 वोटों से मैं पिछली बार चुन के आया था। इस बार दुगने मार्जिन से आऊंगा मैं। चौहान नांदेड़ के मौजूदा सांसद हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के प्रताप चिखलीकर से है। दोनों ही मराठा समुदाय से आते हैं। बीजेपी का आरोप है कि चौहान ने क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नांदेड़ में आधारभूत संरचना का काम शुरू किया और बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने 45 करोड़ रुपए की जल भंडारण योजना को मंजूरी दी है। चीफ मिनिस्टर होते हुए नांदेड़ में एक भी डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं है। इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, एक भी इंडस्ट्री नहीं आई है। चीफ मिनिस्टर थे, पानी का एक आधा डैम भी बनाए नहीं है जो लोगों को पीने। खेती का पानी तो छोड़ दो भाई, नांदेड़ सिटी में 2 दिन को पानी मिलता है, ऐसी हालत कर रखी है। नांदेड़ में रोजगार और किसानों की बदहाली अहम मुद्दे हैं। यहाँ 17,19,247 मतदाता हैं और 14 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नांदेड़ से रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। पिछले 19 साल से ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस बार 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, हिंजीली और विजयपुर। राज्यसभा टीवी की टीम ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र हिंजीली का दौरा किया। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। 22 साल का केशव बेरोजगार है। ग्रेजुएशन करने के बाद अब तक केशव को नौकरी नहीं मिली है। केशव भुवनेश्वर से करीब 200 किलोमीटर दूर हिंजीली के सारू गांव में रहता है। केशव नौकरी की तलाश में है, लिहाजा वो अपना गांव छोड़ मुंबई जाने के लिए मजबूर है। हमारा तो पढ़ाई खत्म हो गया। मैंने ग्रेजुएशन आईटी और पीजीडीसीए भी कंप्लीट किया है, लेकिन उड़ीसा में जॉब नहीं मिल रहा है, तो मुंबई जाने को मैंने प्लानिंग किया था। मैंने मुंबई जाके जॉब करना चाहता हूँ। इस गांव में केशव जैसे कई लोग नौकरी की तलाश में अपना घर बार छोड़ चुके हैं और बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ये समस्या यहाँ कई पीढ़ियों से चली आ रही है। विजय कुमार और तारिन सरन साहू जैसे कई लोगों ने भी नौकरी की तलाश में अपना घर बार छोड़ दिया था ताकि उनके और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। यहाँ पे ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है कि जॉब करने के लिए, कि बिजनेस करने के लिए, कि हमारा खेतीबाड़ी भी है, लेकिन खेतीबाड़ी के लिए करने के लिए भी पानी का प्रॉब्लम रहता है। जो बारिश के सीजन में पानी रहता है, बस वही फसल रहता है, उसके अलावा कुछ और फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोग कैसे मजबूरी के लिए काम करने के लिए जाते हैं हम लोग मुंबई में। हाँ, यही कारण है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हद से ज्यादा लोग यहाँ से मुंबई चले जाते, कोई सूरत जाते, सब अपना पेट गुजारा के लिए कहीं कहीं जाके कहीं पे जॉब सेटल हो जाते। कोई हद से ज्यादा तो मुंबई में सेटल हो चुके हैं, सूरत में सेटल हो चुके हैं। ईयरली कुछ फंक्शन रहेगा या हमारा कुछ काम रहेगा तो हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है। हिंजीली इलाके के इस गाँव में करीब 3500 घर हैं, लेकिन यहाँ 2000 घरों में ताला लगा है। वजह यह है कि गांव के लोग नौकरी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
जानकार मानते हैं कि ओडिशा में पलायन की सबसे बड़ी समस्या यहाँ कोई बड़ा उद्योग का ना होना है। बड़ी इंडस्ट्री जो भी लगी, वैसे तो ज़्यादातर इंडस्ट्री हो ही नहीं पाए, जैसे पोस्को है, एलन मित्तल कंपनी आर्सेलर मित्तल एक बड़ी प्लांट लगाने वाली थी, तो जगह जमीन अधिग्रहण को लेकर के हमेशा समस्या हुई। कई जगह लोगों ने विरोध किया। गंधमार्दन में एक बाल्को का प्लांट बना था, वहाँ भी विरोध हुआ, जिसकी वजह से कई प्लांट बने नहीं। अभी भी आज भी उड़ीसा के 70% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और कृषि के हितों का किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिंजीली विधानसभा सीट ओडिशा के गंजाम जिले में आती है। हिंजीली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का गढ़ माना जाता है। वो यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के पीतांबर आचार्य से है, लेकिन चुनावी मौसम में वोट डालने के लिए घरों में लोग ही नहीं हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।